सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जो 2025 में आप एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो। और कल की जो तारीख है वो है 16 मार्च, और 16 मार्च को जो है वो महाराष्ट्र के जो कैडेट्स है उनका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम होने वाला है। तो आपको जो है वो इस वीडियो को पूरा देखना है। हम क्या करेंगे, 30 मिनट में जो है इस 350 मार्क का पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे पूरे 30 मिनट में। ओके, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी क्लास लूंगा, बस आपको क्वेश्चन और आंसर देखना है। क्योंकि आप पेपर को जा रहे हो और जाते जाते आप ईयरफोन लगा के इस क्लास को देख रहे हो, या गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम पे आप इस क्लास को देख रहे हो। ठीक है, तो बहुत जल्दी जल्दी लूंगा। और साथ में जो जिनका भी पेपर 23 मार्च को है और जिनका पेपर 30 मार्च को है, आपको भी जो है वो इस वीडियो को देखना है, बहुत आपको हेल्प मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे। ये ऑल विंग्स के लिए है। और यहां से मैं स्क्रीन से हट जाता हूं और सीधा जो है वो हम हमारी क्लास को शुरू करेंगे। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे सभी बच्चे, पेपर 3 घंटे का होता है, टोटल 175 क्वेश्चन है और मार्क्स होते हैं आपके 350 मार्क का पेपर होता है। ओके, तो वेपन ट्रेनिंग से 30 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। .22 डिलक्स राइफल के बैरल में कितने ग्रूज होते हैं? 6 ग्रूज होते हैं। .22 डिलक्स राइफल का कैलिबर कितना होता है? तो कैलिबर होता है .22 इंच का। .22 सॉरी 7.62 LMG को कितने भागों में खोला जाता है? 5 भागों में खोला जाता है। आपको जो है वह इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में मिलेंगे। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़े, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़े। .22 राइफल की कारगर रेंज कितनी होती है? तो याद रखना 23 मीटर होती है। अगर गज में पूछेंगे तो 25 गज याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पर्सनल वेपन के नाम से आप किस हथियार को जानते हो? पर्सनल वेपन को जो है वह इंसास को याद रखना है, इंसास को जो है वो पर्सनल वेपन कहा जाता है। अगला है, एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ लोडिंग राइफल इज द करेक्ट आंसर है। नजदीकी लड़ाई के दौरान में किस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है? क्लोज कॉम्बैट बैटल में जो है वो स्टेन मशीन गन का इस्तेमाल किया जाता है, या स्टेन मशीन कार्बाइन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितने सेंटीमीटर की होती है? क्वेश्चन देखिए, आपको जो है वो घुमा फिराने के लिए सेंटीमीटर में पूछा है। तो 110 सेंटीमीटर की होती है। अगर बात करेंगे इंचेस में तो 43 इंच होती है। ओके, इंच अलग होता है, सेंटीमीटर अलग होता है, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.56 इंसास राइफल की प्रभावी रेंज कितने मीटर की होती है? 400 मीटर की होती है। ब्रेन गन के नाम से किस हथियार को जाना जाता है? तो 7.62 LMG को जो है हम ब्रेन गन कहते हैं। ओके, शस्त्र प्रशिक्षण से कैडेट्स को किन गुणों का विकास होता है? तो उपरोक्त में से सभी ये सारे क्वालिटीज एक कैडेट के अंदर डेवलप होते हैं वेपन ट्रेनिंग से। नेक्स्ट है, राइफल की साफ सफाई के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है? तो पत्थर और डिटर्जेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा मैं जूम कम कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स के द्वारा बने क्षेत्र का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ये एमपीआई कहलाता है, यानी कि मेन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहलाता है। फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए कुछ उपाय बताइए। तो आंसर लिखेंगे हम उपरोक्त में से सभी, क्योंकि फायरिंग रेंज पर लाल झंडा लगाना, हथियारों का निरीक्षण करना और लाल कुर्ती पहनकर संतरी को बैठाना है। ओके, बैरल को साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पुल थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, अगला चैप्टर आपका शुरू होता है एनसीसी जनरल। इस चैप्टर से 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इज द करेक्ट आंसर। बिहार एवं झारखंड एनसीसी निदेशालय का मुख्यालय कहां पर है? पटना। अगला है, निम्नलिखित में से एनसीसी का कार्डिनल नहीं है? तो हमेशा झूठ व बहाने बनाना, ये एनसीसी का कार्डिनल नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 20 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे, इस बात को आपको याद रखना है सभी को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन है, आपके सामने है अगला क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वह हम 30 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। युवा किस वर्ग के आयु के बीच को कहा जाता है? तो जिनकी भी उम्र 15 से लेकर 29 ईयर है ना, उन सभी को हम यूथ कहते हैं, युवा कहते हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर कितने गन सैल्यूट दिए जाते हैं? तो 21 गन सैल्यूट दिए जाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो किसने दिया था? तो शहीद भगत सिंह जी ने दिया था।
अगला है भारत के संविधान को कब अपनाया गया। देखो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो है अपनाया गया और दूसरा आता है लागू कब किया गया। ओके, तो लागू कब किया और अपनाया कब गया, ये दोनों भी क्वेश्चन अलग अलग है। तो संविधान को हमने अपनाया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया था, तो लागू किया था 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। इस बात को याद रखेंगे सभी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता को विघटित करने वाले कौन कौन से तत्व है, तो ये सारे तत्व राष्ट्रीय एकता को विघटित करते हैं। राष्ट्र निर्माण के हित में आपको क्या करना चाहिए, तो हमें राष्ट्र निर्माण के हित में आपको क्या करना चाहिए। ओके, नशीली दवाओं का सेवन, भ्रष्ट, ओके, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ना कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। ओके, तो राष्ट्र निर्माण के हित में आपको क्या करना चाहिए, तो यहां पे आंसर चाहिए बच्चों क्या नहीं करना चाहिए। ओके ओके ओके, तो इसमें हमें जो है वह क्या करना चाहिए ना, तो भ्रष्टाचार नहीं करना है। ओके, तो ये नशीली दवाओं का सेवन ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, छोटे बच्चों से श्रम ये भी नहीं करवाना है, अवैध यौन संबंध ये भी नहीं बनाना है। ओके, राष्ट्र निर्माण के हित में आपको क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे चाहिए। ये क्वेश्चन ही वैसे एग्जैक्टली गलत कर दिया है। ओके, 1 मिनट। स्क्रीन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िएगा उसको। ओके, अच्छी तरीके से रीड करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है, तो आंसर आएगा उपरोक्त में से, क्योंकि देश में शांति और सौहार्द बनाना है। देश की विकास और प्रगति के लिए भी राष्ट्रीय एकता जरूरी है। ओके, संस्कृति व धर्म के विकास के लिए जरूरी है। आंसर आएगा डी। अगला चैप्टर आता है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस चैप्टर से 60 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे, और ये थोड़ा सा हार्ड चैप्टर होता है, इस बात को याद रखना। ओके, क्योंकि ज्यादा जो टाइमिंग है आपका वो इसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जाएगा। ये वाला टॉपिक ऐसा होता है ना, तो इसके आंसर आपके पीआई स्टाफ को आते हैं ना कुछ आते हैं। ठीक है, अगर एनओ को थोड़े बहुत आएंगे, बाकी तो किसी को इसके आंसर्स थोड़ा मुश्किल होता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। ओके, आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां होती है, 3 शैलियां होती है। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति क्या कहलाता है, भारतीय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन ये पेपर ना इधर उधर चला गया है। ड्रिल का आधार है, तो ड्रिल किसका आधार है, अनुशासन का आधार है। प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है, तो प्रत्यक्षीकरण जो है वह एक कैसी है, मनोवैज्ञानिक एक ठीक है साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। ओके, मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट, व्यक्तिगत, ये जो शब्द है वो किस शब्द से बना है, तो ये बना है पर्सोना से। नेक्स्ट है उत्प्रेरक अनुनय की मदद से, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वांछित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे मोटिवेशन, यानी कि आंसर आएगा प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है, तो कौन सा नेतृत्व मानवीय मूल्यों के लिए चिंता दिखाता है, तो करेक्ट आंसर आएगा लोकतांत्रिक नेतृत्व। एक स्वस्थ एक मजबूत व्यक्तित्व का मूल निर्धारण का कारक है, तो आंसर आएगा स्व प्रतिमा, यानी कि सेल्फ इमेज। मनोबल एक गुण है, तो मनोबल एक नैतिक गुण है, याद रखेंगे सभी। अगला है साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व, इन सभी को अपने साथ कौन बनाए रखता है, तो अनुशासन, डिसिप्लिन इन सभी को अपने साथ बनाए रखता है। अनुशासन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है, तो स्व जागरूकता का आयाम कौन सा नहीं है, अंधश्रद्धा। बाकी जो है वह सारे सेल्फ अवेयरनेस के डिमेंशन से, इस बात को याद रखना। अगला चैप्टर है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से नागरिक का अधिकार नहीं है, तो मताधिकार का दुरुपयोग करना ये एक नागरिक का अधिकार नहीं है, इस बात को याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ इसको मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ। यह दर्द, थकान, तनाव और कष्ट झेलने की मानसिक और शारीरिक क्षमता का गुण होता है, तो उसे आप क्या कहते हो, चलिए आंसर करेंगे। तो इसे हम धीरज कहेंगे, पेशेंस कहेंगे। ओके, यह निष्पक्षता और सुसंगता का गुण होता है, तो इसे आप क्या कहोगे, चलिए ट्राई करेंगे। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, इसे आप न्यायिकता कहते हो। ओके, जस्टिस कहते हो।
किसी का पक्ष न लेना और उचित निर्णय करना, ये आपका निष्पक्षता ही कहलाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। व्यक्तिवाद और स्वार्थ का त्याग करना, यह क्या कहलाता है? निस्वार्थता कहलाता है। आदर्श नागरिक का गुण नहीं है, तो आदर्श नागरिक का गुण स्वार्थता। अगर आप स्वार्थी हो तो आप एक आदर्श नागरिक नहीं कहलाओगे। आदर्श जनों की शारीरिक और मानसिक भावभंगिता को समझना और उसे अपनी अभिवृत्ति में सम्मिलित करना, यह क्या कहलाता है? तो यह प्रतिरूपण कहलाता है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल्य का प्रकार नहीं है? तो इनमें से जो है जीवन कौशल्य के प्रकार है, तो ये सारे लाइफ स्किल है, जीवन कौशल्य है। एक व्यक्ति अपने मन में अधिकतर जिस प्रकार के विचार रखता है, तो वह उसकी क्या कहलाती है? तो वो उसकी मानसिकता कहलाती है, माइंडसेट कहलाता है। एक व्यक्ति से दूसरे के बीच में कोई सूचना, विचार, अभिव्यक्ति की प्रसार करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? संचार कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना कौन सिखाता है? तो सामाजिक शिष्टाचार हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सिखाता है। ओके, नेक्स्ट है, समय को नष्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो समय को नष्ट करने वाले ये सारे कारक है, फैक्टर्स है, जो टाइम को बर्बाद करते हैं। उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो और उसे राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त हो, जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जो है नागरिक कहते हैं, सिटीजन कहते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य एक प्राणी है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक सोशल एनिमल है। व्यक्ति के व्यवहार में उद्देश्य की दशा निर्धारित करती है, तो कौन करती है? प्रेरणा करती है, मोटिवेशन करती है। ओके, शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है? आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि शिष्टाचार आपको एक सुसंस्कृत व्यक्ति बनाता है, आपको जिम्मेदार एवं परिपक्व बनाता है, आपको उत्तम व्यवहार करना सिखाता है। आंसर आएगा डी, उपरोक्त में से सभी। दो या दो से अधिक लोग जब किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब इकट्ठा आते हैं, तो उसे आप क्या कहते हो? तो उसे आप समूह कहते हो, यानी आप उसे ग्रुप कहते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दल का प्रकार नहीं है, तो टीम का कौन सा प्रकार नहीं है? तो भ्रष्टाचार दल, ये टीम का प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से एक अच्छी आदत पहचानो, तो एक अच्छी आदत कौन सी है? तो वरिष्ठ जनों का सम्मान करना, ये एक अच्छी आदत है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ लेना, सारे आपको बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है लीडरशिप से। इस चैप्टर से 18 नंबर के लिए क्वेश्चंस आएंगे। लीडर है, पैदा नहीं होते, तो लीडर हमेशा याद रखना बनते हैं, लीडर पैदा कभी नहीं होते। नेक्स्ट, एक नेता के अंदर कौन सा गुण होता है? तो ये सारे नेता के अंदर गुण होता है, उत्साह होता है, बुद्धिमत्ता होती है, निष्ठा होता है, ये सारे गुण जो है एक नेता के अंदर होता है, लीडर के अंदर होता है। नेक्स्ट है, इस नेतृत्व शैली में सभी नीतियों और प्रक्रियाओं का निर्धारण नेता करता है, तो इसे आप क्या कहते हो? ओके, तो इसे आप निरंकुश नेतृत्व शैली कहते हो। नेक्स्ट है, नेतृत्व गुण। नेतृत्व एक गुण है, तो नेतृत्व कौन सा गुण है? तो नेतृत्व एक पर्सनल गुण है, पर्सनल, ओके, व्यक्तिगत। नेतृत्व का अर्थ दादागिरी अथवा हुक्म चलाना नहीं होता है, बल्कि लोगों को क्या करना होता है? प्रोत्साहित करना होता है। डराना तो नहीं होता है, मारपीट करना भी नहीं होता है, गाली गलौज करना भी नहीं होता है, प्रोत्साहित करना होता है। यह कर्तव्य के निर्वाह में गंभीर रुचि व जोश का प्रदर्शन करता है। राइट आंसर क्या आएगा आपकी तरफ से? तो हम लिखेंगे यहाँ पे उत्साह लिखेंगे ना, या व्यवहार कुशलता लिखेंगे। क्या करोगे? 64 का आंसर आएगा उत्साह। ठीक है, उत्साह इज द करेक्ट आंसर। चलो, हमको अल्फा लेना है सभी बच्चों को। ओके, और एक काम कर लेना, अगर आपको सारी चीजें फ्री में पढ़ना है ना, तो गूगल पे आप जो है ना, पेपर में जाने से पहले सर्च करना missioncc.com, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जो है वह सारा डाटा आपको फ्री में मिल जाएगा, जितना भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। वेबसाइट में चले जाना, वहां से आपको बी सर्टिफिकेट एग्जाम में चले जाना है। ओके, और जैसे आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको सारा डाटा फ्री में मिल जाएगा बी का। ओके, आर्मी विंग में है तो आर्मी विंग में चले जाओ, नेवल में है तो नेवल में, या एयर में है तो एयर में। तो वेबसाइट का याद रखना missioncc.com ही हमारी वेबसाइट है, विजिट करो, फ्री में तैयारी करो। पेपर देने से पहले एक बार रीड कर लेना वेबसाइट पे क्या क्या दे रखा है। अगला है 65, यह अपने देश, वरिष्ठ जन और सहकर्मियों के प्रति वफादारी का एक गुण होता है, तो उसे आप निष्ठा कहते हो। अगला है, निम्नलिखित में से नेतृत्व शैली का प्रकार नहीं है, तो राजकीय नेतृत्व शैली यह प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सफल नेता का गुण नहीं है,
तो सफल नेता का गुण क्या है? भ्रष्टाचार नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होगा डिजास्टर मैनेजमेंट से। अचानक होने वाली दुर्घटना को हम क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। इस चैप्टर से लगभग 18 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। आपदा कितने प्रकार की होती है? आपदा दो प्रकार की होती है, सभी आपको पता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो इनमें से प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है? तो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट है आपदा स्थल पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देना कौन से सेवा की जिम्मेदारी होती है? तो ये आकस्मिक सेवा की जिम्मेदारी होती है। कॉजेलिटी सर्विसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। निम्नलिखित में से अनिवार्य सेवाएं कौन कौन सी है? उपरोक्त में से सभी, इन सभी को जो है वो इसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो जिलाधिकारी, जिसे आप डीएम कहते हो। डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। निम्नलिखित में से मानवकृत आपदा नहीं है, तो मानवकृत आपदा कौन सी नहीं है? भूकंप नहीं है। हाउस फायर पार्टी में कितने व्यक्ति और सहायक होते हैं? तो आंसर आएगा यहाँ पे 4 व्यक्ति होते हैं और सहायक होते हैं। क्षतिग्रस्त भवनों से सामान निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये निस्तारण सेवा की होती है, सैल्वेज सर्विसेज की होती है। ओके, अगला है नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। 32 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से रक्तदान से क्या फायदा है? तो ये सारे फायदे हैं, आप पढ़ लेना यहाँ से। अगला है सभी हवाई अड्डों पर भौतिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सीआईएसएफ की होती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। ई क्रांति के 9 स्तंभों में से एक है, तो ई क्रांति जो है वो डिजिटल इंडिया के 9 पिलर में से एक पिलर है। ओके, नेक्स्ट एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये आएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैडेट के तौर पर मलेरिया की रोकथाम में आप कैसे मदद करोगे? तो आंसर लिखेंगे उपरोक्त में से सभी। आप डीडीटी रसायन का छिड़काव करोगे, मच्छरदानी का प्रयोग करोगे, घर के आसपास पानी जमा नहीं होने दोगे, है ना। निम्नलिखित में से कैंसर का कारण नहीं है, तो कैंसर का कारण है सुबह जल्दी उठना, ये कैंसर का कारण नहीं है। बाकी सारे कैंसर के कारण है अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो। गैर सरकारी संगठन कौन सी गतिविधि नहीं करती है? भ्रष्टाचार करना। तो भ्रष्टाचार करने का काम जो है वह एनजीओ नहीं करती है। नेक्स्ट है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आपके एग्जाम में ना ये क्वेश्चन ऑप्शन ऐसे आएगा, नॉन गवर्नमेंटल, ओके, बस इतना आएगा, और ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो उस टाइम पे ये मेंटल वाला यानी कि गवर्नमेंटल जहां पे लिखा होगा उस ऑप्शन को आपको चूज करना है। अगर ये ऑप्शन नहीं है, फिर अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, यानी कि दो ऑप्शन है आपके पास, ये है और ये है, जो भी आपके एग्जाम में दोनों में से एक दिखता है ना, ये अगर दिखाई दिया है तो इसको टिक करना, अगर ये नहीं है तो फिर इसको टिक करना, बी वाले को। ओके, चलो। भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है? आंसर लिखेंगे उपरोक्त में से, आप ये पढ़ लेना यहाँ से अच्छी तरीके से। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 अगस्त 2014 को जो है वह प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, ये आप सभी को पता होना जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी वाला आएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानो। तो वृक्षारोपण से बारिश नहीं आती है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत कथन है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बाकी निम्नलिखित में से समाज सेवा का उद्देश्य नहीं है, तो लोगों को आतंकवादी बनाना ये समाज सेवा का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी है? उपरोक्त में से सभी। बच्चों ये सोशल प्रॉब्लम्स है, जाति प्रथा, लिंग भेद, अशिक्षा, अज्ञानता, अधिक जनसंख्या, सांप्रदायिकता, ये सारे सोशल प्रॉब्लम्स है। ओके, एनसीसी कैडेट के द्वारा सामाजिक गतिविधियां कौन कौन सी है? आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, ये सोशल एक्टिविटी हमारे एनसीसी कैडेट करते हैं। निम्नलिखित में से एचआईवी पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छी भूख लगना, ये एचआईवी पॉजिटिव रोगी का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है हेल्थ एंड हाइजीन से। इस चैप्टर से लगभग 26 नंबर के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाएंगे। घेगा या गॉइटर, ये रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या नहीं आता है? तो उपरोक्त में से सभी, यहाँ पे नहीं के जगह पे सिर्फ ये लिखना चाहिए कि आता है, तो उपरोक्त में से सभी ये सारी चीजें आती है पर्सनल हाइजीन में। संतुलित आहार में कौन कौन से तत्व होते हैं? उपरोक्त में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि बैलेंस डाइट में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा होता है, विटामिन होता है,
आयरन्स होते हैं, ये सारे जो है बैलेंस डाइट में होता है। ओके, मैं जो है आप सभी का टाइमिंग बचाने के लिए इतना फास्ट में क्लास ले रहा हूँ। ओके, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो है वो विटामिन, याद रखेंगे क्या लिखा है सभी ने, 96 का आंसर, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है ना। चलिए, मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? डेंगू मच्छर के द्वारा फैलता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में। ओके, निम्नलिखित में से पानी को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां है? उपरोक्त में से सभी, ये सारी विधियां हैं जिनके द्वारा आप पानी को शुद्ध कर सकते हो। प्राथमिक चिकित्सा किट में क्या नहीं होता है? तो प्राथमिक चिकित्सा किट में पिस्टल नहीं होता है, राउंड नहीं होते, ये चीजें नहीं होती है। अगला है, निम्नलिखित में से रेबीज का लक्षण नहीं है। तो रेबीज का कौन सा लक्षण नहीं है? रात को अच्छी नींद आना। अगर आपको रात को अच्छी नींद आती है ना, तो ये रेबीज का लक्षण नहीं माना जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सांप के काटने पर उपचार कैसे देते हैं? तो सांप के काटने पर उपचार, आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, आप बाकी यहाँ पे पढ़ लेना क्या क्या उपचार है। निम्नलिखित में से अस्थिभंग का प्रकार नहीं है। तो अस्थिभंग का कौन सा प्रकार नहीं है? तो अपूर्ण अस्थिभंग, यानी कि अपूर्ण नहीं, 1 मिनट, हाँ, धमनी अस्थिभंग है, विखंडित है, अपूर्ण है, धमनी अस्थिभंग। ओके, ठीक है, तो ये धमनी अस्थिभंग आएगा, है ना, ये वाला, ये अलग ही दिखा मैंने। अ, निम्नलिखित में से घाव का प्रकार नहीं है। तो ये आधा घाव, ये घाव का प्रकार नहीं है। और निम्नलिखित में से योगासन कौन कौन से, योगासन के नाम पूछा है, तो ये सारे योगा के नाम ही है। अगला चैप्टर आपका आता है एडवेंचर एक्टिविटीज। इस चैप्टर से 16 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, ओके, आपको बताना है कौन है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बचेंद्री पाल मैम है। निम्नलिखित में से जलीय साहसिक क्रियाकलाप नहीं है। पानी में कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज नहीं की जाती है? तो स्कीइंग, ये बर्फ के ऊपर किया जाता है। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम है नील आर्मस्ट्रांग है। और आगे बढ़ते हैं, साहस जीवन है और भय, भय क्या है? मृत्यु है। साहस जीवन है ना, तो भय मृत्यु है। को उड़न सीख के नाम से, फ्लाइंग सीख आप किसे कहते हो? मिल्खा सिंह को आप फ्लाइंग सीख कहते हो। ट्रैकिंग में निम्नलिखित में से भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप नहीं है। जमीन पे कौन सी एडवेंचर एक्टिविटी नहीं करते? नौकायान। तो नौकायान कहाँ पे? पानी में किया जाता है। एनसीसी कैडेट को साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ होता है? ये उपरोक्त में से सभी, ये सारे बेनिफिट आप सभी एनसीसी कैडेट को होते हैं, याद रखना। अगला है, साहसिक प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कैडेट्स में भय पैदा करना, भाई आपको आपके अंदर डर पैदा करना, ये साहसिक क्रियाकलाप का उद्देश्य नहीं है। ऑब्स्ट्रैकल ट्रेनिंग से आपके एग्जाम में 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से बाधाओं का प्रकार नहीं है। बाधाओं का प्रकार कौन सा नहीं है? आपदा, ये बाधाओं का प्रकार नहीं है। बाधा पथ में एक बाधा दूसरे बाधा से कितना दूरी पर होती है? तो 25 से 30 फीट की दूरी पर होती है। बाधा प्रशिक्षण से कैडेट्स को क्या क्या फायदे होते हैं? तो आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, ये सारे बेनिफिट होते हैं कैडेट्स को। अगला चैप्टर है आपका बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया, 8 नंबर के लिए क्वेश्चंस पूछेंगे। भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो सबसे लंबी तटरेखा मतलब, तटरेखा का मतलब है समुद्र का किनारा, ठीक है, समंदर का किनारा, सबसे ज्यादा जो समंदर है ना वो लगा है गुजरात को, लगा है, समंदर का किनारा गुजरात को लगा है। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट है। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे आप ना मैकमोहन रेखा कहते हो, भारत चीन के बीच में। और भारत पाक के बीच में जो है ना, भारत एंड पाक, तो ये रेड क्लिफ है। ओके, याद रखिए। अगला है, भारत की तट रेखा की लंबाई बता दो भाई, भारत को लगभग कितने किलोमीटर का समुद्र का किनारा लगा है? यह आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। 1 मिनट एवरीवन। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अब मैं आप सभी कैडेट्स को ये स्पेशल सब्जेक्ट शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, अपने गूगल क्रोम पे जाएंगे और सर्च करेंगे missioncc.com। ओके, ये हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना है। उसके बाद में आपको आर्मी विंग में चले जाना है। आर्मी विंग में देखना है बी सर्टिफिकेट। जैसे आप बी सर्टिफिकेट में जाओगे तो सारी चीजें
आपको यहाँ पे फ्री मिलेगी। हर एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। पेपर में जाने से पहले इन एमसीक्यू के ऊपर एक नजर मार के जाना, ठीक है, एक ओवरलुक मार के जाना, ऊपर ऊपर से देख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्प करेंगे आपको पेपर में। चाहे महाराष्ट्र वाले बच्चे हो, आपका पेपर तो होने वाला है 16 मार्च को, और बाकी के अगर कोई भी हो, अपने वेस्ट बंगाल वाले हो, पेपर आपका 23 मार्च को है, यूपी वाले हो 30 मार्च को पेपर है। तो आप एक बार ओवरलुक कर लेना। वेबसाइट का नाम याद रखना, गूगल पे सर्च करना है missionNC.com। ओके, और तैयारी शुरू कर दो, बिल्कुल फ्री में है, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को हम शुरू करते हैं। आर्म फोर्सेस के ऊपर 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। सेना में जो सेक्शन कमांडर है वो कौन से रैंक का होता है? करेक्ट आंसर आपकी तरफ से कोई है जो यहाँ पे बता पाएगा? अगर नहीं है तो मैं तो हुई बताने के लिए। ओके, तो सेना में जो सेक्शन कमांडर है वो हवलदार रैंक का होता है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति होते हैं हमारे। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय शिमला में। ओके, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर स्थित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी ये है आपकी आईएमए देहरादून में। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा ई, मतलब इनमें से नहीं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका इनमें से नहीं, क्योंकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, याद रखना सभी। ओके, वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था, ये आपको पता ही है। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने राइफल कंपनी होती है? 4 राइफल कंपनी होती है। भारतीय नौसेना को कितने कमान में बांटा गया है? तो भारतीय नौसेना को 3 कमान में बांटा गया है। निम्नलिखित में से फाइटिंग आर्म्स कौन कौन सी है? उपरोक्त में से सभी ये सारे फाइटिंग आर्म्स है। मैप रीडिंग का चैप्टर आएगा। मैप रीडिंग से आपके एग्जाम में सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई ये 6/2 इंच। हाथ के द्वारा हम 3 से लेकर 19 डिग्री नापते हैं। अगला है, दक्षिण दिशा कितने डिग्री को दर्शाती है? तो दक्षिण जो है वह 180 डिग्री को दर्शाती है। पर्वत श्रृंखला से हटकर जो अकेली पहाड़ी होती है उसे आप क्या कहते हो? ओके, 134 का आंसर आएगा नॉल। इसे आप नॉल कहते हो, इसे आप टीला कहते हो, टीला। अगला है, निम्नलिखित में से प्रिज्मेटिक कंपास का क्या उपयोग है? ये सारे यूजेस होते हैं, सारा उपयोग होता है प्रिज्मेटिक कंपास का। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वित्त पोषण किस देश के द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका इसका सारा खर्चा करता है। धरातल पर दो स्थानों के बीच के प्राकृतिक चढ़ाव उतार को क्या कहते हैं? ढलान कहते हैं, स्लोप कहते हैं। पानी मानचित्र में पानी की आकृतियों को नीले रंग से दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो सेक्शन औसत विधि, ये जो है ना सेक्शन एवरेज मेथड है, इसके द्वारा उत्तर दिशा का पता लगा नहीं सकते हो। रात्रि के समय में मार्च करने वाले सैन्य दल को हम नेविगेशन पार्टी कहते हैं, याद रखना। उत्तर दिशा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, आपको पता है, ट्रू नॉर्थ, ग्रीन नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। अगला है, पहाड़ों के अत्यधिक तीव्र ढलान को हम क्या कहते हैं? ओके, 142 का आंसर आएगा कगार। अगला नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। इस चैप्टर से लगभग 24 नंबर के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। प्रकाश के होने के कारण दूरी का अनुमान ज्यादा लगाया जाता है। तो प्रकाश कम होने के कारण, ओके, अगर प्रकाश कम है ना, लाइटिंग कम है, तो दूरी का अनुमान ज्यादा लगाया जाता है। नेक्स्ट है, गार्ड का उपयोग असमान मोटाई वाली 2 रस्सियों को जोड़ने या बीट करने के लिए किया जाता है। तो शीट बेंड एक गार्ड का प्रकार होता है जिसका उपयोग जो है वो असमान वाली मोटाई वाली 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। धारा गठन, अभी ये क्वेश्चन देखो, धारा गठन, तो धारा गठन का मतलब है सेक्शन फॉर्मेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सेक्शन फॉर्मेशन। धारा गठन को क्या कहते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन। तो कौन से सेक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल गड्ढे जैसी बाधाओं को पार करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल फॉर्मेशन या सिंगल फाइल फॉर्मेशन। तो सिंगल फाइल फॉर्मेशन ही अच्छा रहेगा ना। ओके, तो राइट आंसर आएगा सिंगल फाइल फॉर्मेशन। अगला है, कितने गज की दूरी पर आपका जो सिर है एक डॉट के जैसे दिखाई देता है? कितने गज की दूरी से आपका जो सिर है ना एक डॉट के जैसा दिखाई देता है? तो लगभग 600 गज की दूरी से। अगला है, पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन में घूमते हुए जाकर किसी क्षेत्र की निगरानी करना, यह पेट्रोलिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार बताइए। उपरोक्त में से सभी, ये सारे सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार है।
निम्नलिखित में से दूरी का अनुमान लगाने की विधि नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए, नहीं है पूछा है, तो ये छलावरण विधि, इस विधि के द्वारा जो है आप दूरी का अनुमान कभी भी लगा नहीं सकते हो। दूरी अधिक आंकी जाने के क्या कारण है? उपरोक्त में से सभी ये सारे कारण है जिनके द्वारा आपकी दूरी अधिक आंकी जाती है। नेक्स्ट है बच्चों, कृत्रिम वस्तुओं के प्रयोग के द्वारा छिपने की कला को हम क्या कहते हैं? चलो आंसर करेंगे, कृत्रिम वस्तुओं के द्वारा छिपने की कला को हम छलावरण कहते हैं, कैमिफ्लेज कहते हैं। निम्नलिखित में से कठिन लक्ष्य को पहचानने की विधि नहीं है, तो यह आएगा सामान्य दिशा द्वारा, है ना, ऑप्शन यही आएगा 152 का। नेक्स्ट है, चीजें दिखाई देने के क्या कारण है? उपरोक्त में से सभी ये सारे आकार है, चमक है, छाया है, सतह है, फासला है, तिमिर चित्र है, इन सभी की वजह से आपको पता है ना चीजें दिखाई देती है। अगला है, संतरी को किन बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? आंसर है उपरोक्त में से सभी। अपने ड्यूटी का और आरंभ का समाप्ति का समय उसको पता होना चाहिए। शत्रु की इकाई के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी उसके पास होनी चाहिए। पेट्रोलिंग का समय उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इस चैप्टर से 16 नंबर के लिए क्वेश्चन आएंगे। एमएमजी का फुल फॉर्म क्या आएगा? मीडियम मशीन गन, ये बी वाला, मीडियम मशीन गन इज द करेक्ट आंसर। बीएसडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या आएगा? बटालियन सपोर्ट वेपन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 84 mm रॉकेट लॉन्चर का फायर रेट राउंड प्रति मिनट होता है, तो ये आएगा 6 राउंड प्रति मिनट है। एटीजीएम का फुल फॉर्म होता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये सी वाला आएगा सही आंसर है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ना इसको। इंसास राइफल से किस प्रकार का एमुनेशन फायर किया जाता है? उपरोक्त में से सभी, बॉल राउंड, ब्लैंक राउंड, ट्रेसर राउंड, ये सारा एमुनेशन हम इंसास से फायर करते हैं। निम्नलिखित में से इन्फेंट्री बटालियन के सपोर्टिंग हथियार, तो ये आएगा उपरोक्त में से सभी। ओके, ये सारे सपोर्टिंग वेपन्स है, आप इनको एक बार पढ़ा भी कीजिए, बस उपरोक्त में से सभी नहीं, आपको एक बार रीड भी कर लेना है इनको। आपका समय बचाने के लिए मैं थोड़ा फास्ट में ले रहा हूँ। निम्नलिखित में से इंसास राइफल की खूबियां नहीं है, तो खूबियां नहीं है तो एक वजनदार हथियार है, ये खूबी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंसास जो है वो वजनदार हथियार नहीं है। RLG का क्या होगा? रिकॉइल लेस गन, ये ए वाला आएगा सही आंसर, RLG। मिलिट्री हिस्ट्री है, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1939 आएगा यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध। द्रास सेक्टर की सबसे मशहूर जगह है टाइगर हिल। अकबर का पूरा नाम क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है ना, यही है ना या कुछ और है? बता देना भाई। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच में हुआ था? अकबर, है ना, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में लड़ाई हुई थी 1962 में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, अमेरिका की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। सर्वप्रथम परमवीर चक्र किसे दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को हमने सबसे पहले परमवीर चक्र दिया था। महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। बांग्लादेश युद्ध के समय में भारतीय सेना के साथ मिलकर लड़ी थी, आंसर आएगा मुक्ति वाहिनी। क्या आंसर आएगा? मुक्ति वाहिनी। नेक्स्ट है, पीवीसी का फुल फॉर्म आएगा परमवीर चक्र। ओके, अगला है, कम्युनिकेशन का चैप्टर है, आरटी प्रोसीजर, आरटी यानी कि ये आरटी रेडियो टेलीफोनी, तो ये आप इसे आरटी प्रोसीजर के तत्वों को अंग्रेजी शब्द में याद रखा जाता है, तो इसे बास के नाम से जाना जाता है। बास, ब्रेविटी, एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड स्पीड। रेडियो रिले के क्या फायदे हैं? आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, ये सारे रेडियो रिले के फायदे हैं, आप एक बार रीड कर लेना। ओके, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस फिडेबिलिटी, तो ये वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। ओके, तो आज की इस क्लास में हमने लगभग 350 मार्क का पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है, और आप सभी का टाइमिंग भी मैंने यहाँ पे बचाया है ताकि पेपर आप देने जा रहे हो। ओके, इसलिए मैंने आप सभी का यहाँ पे टाइमिंग बहुत ज्यादा बचाया है। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनकी तैयारी बहुत बेसिक यानी कि कुछ भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी जीरो तैयारी हुई है, और खास करके अभी तो महाराष्ट्र वाले बच्चों का तो पेपर हो जाएगा, लेकिन जो अपने वेस्ट बंगाल यानी कि 23 मार्च को आपका पेपर है, और उसी के साथ साथ अपने यूपी वाले बच्चे जिनका पेपर 30 मार्च को है, तो अगर आपकी तैयारी करना चाहते हो, अल्फा लेना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए पेड पीडीएफ लॉन्च किया है।
ये 20 सर्टिफिकेट का कोर्स, इसमें आपको 10 एमसीक्यू मॉडल पेपर्स मिलेंगे, उनके आंसर शीट मिलेगी, 19 टॉपिक वाइज एमसीक्यू नोट्स आपको मिलेंगे, 19 टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल सब्जेक्टिव नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल पेपर्स मिलेंगे, ऑल एनसीसी फुल फॉर्म, डीजीएनसी का सिलेबस, ये सब कुछ आपको केवल 199 रुपए में मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी हालत में अपने एग्जाम में अल्फा लेना, ए ग्रेड लेना, तो आप इस कोर्स को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो और कम से कम समय में आप अल्फा ले सकते हो। अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर के ऊपर आपका नाम, बटालियन नेम, आप कौन से सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, किस लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर चाहिए, आप मुझे लिखकर भेज सकते हो। ये सारी चीजें आपके व्हाट्सएप पर आ जाएंगी और जो भी इस कोर्स को परचेज करेगा उसको मिशन एनसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलेगा। ओके, तो जल्दी से जाइए। अगर अल्फा, अगर आपका सपना है ए ग्रेड लेना, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको सिर्फ पास होना है तो फिर आप फ्री में नोट्स और मॉडल पेपर आपको मिशन कैडेट ऐप में मिल जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मिशन कैडेट ऐप है। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। 1 लाख से भी ज्यादा के बच्चे इस ऐप से तैयारी करते हैं। ऐप को इंस्टॉल करके भी आप फ्री में अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके, चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और यहाँ पे जाके पढ़ना है आर्मी विंग, नेवल विंग, एयर विंग, सारी चीजें बिल्कुल फ्री में। ओके, चलिए, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो बिल्कुल मिलता है अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।